मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? दोस्तों, कल हमने कवर किया था जीएस मिल का भाग 1, ठीक है ना। उसमें स्वतंत्रता से संबंधित हमने उसके विचार पढ़े थे। तो दोस्तों, आज हम उसको जीएस मिल का जो बाकी बचा कुचा है वो भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। और दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और मैं आप लोगों से को फिर लाइव सेशंस आपके संग कर सकूं, क्योंकि फिर लाइव सेशंस में आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज कोशिश कीजिए कि डेली कम से कम हर कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है 2-3 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए और शेयर करे, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करवाए, ठीक है ना। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का। कल हमने मिल का जो पढ़ा था, आज उसका बाकी बचा कुचा भी हम खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो सर दोस्तों, अब पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जेएस मिल के जो है प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्व रखता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो जेएस मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार क्या है? जेएस मिल प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधि होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सी बुक है जो प्रतिनिधि शासन की बात करती है। तो वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, ठीक है ना। किसमें देता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्या है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जेएस मिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है या असंगत है, ठीक है ना। तो उसमें लिखा होगा, एक तरफ प्रतिनिधि शासन होगा, दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगा। एक तरफ आपका स्वतंत्रता होगी, दूसरी तरफ ऑन लिबर्टी होगा। तो इस तरह से होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप में से जो लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हैं, उनको जरूर पता है कि मैं इस तरह के क्वेश्चन देता रहता हूँ। तो आप लोगों की वहां से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, कौन सी बुक में देता है? अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है ना। मिल बोलता है कि प्रतिनिधि शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण समाज का अधिकांश भाग द्वारा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि वो प्रतिनिधि शासन में क्या मिल क्या कहता है? प्रतिनिधि शासन में क्या होगा कि संपूर्ण समाज क्या होगा? एक तो इसमें संपूर्ण समाज होगा, संपूर्ण समाज का अधिकांश भाग के द्वारा अनिश्चित काल के लिए, ठीक है ना। अनिश्चित नहीं होगा, ये निश्चित होगा। निश्चित काल के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं, ठीक है ना। क्या होगा? निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं। मतलब होगा क्या दोस्तों कि प्रतिनिधि शासन में क्या होगा कि जो संपूर्ण समाज होगा, मतलब पूरा का पूरा समाज, जैसे हमारा पूरा का पूरा भारत समाज है, ठीक है ना, इसके अधिकांश भाग के द्वारा, ठीक है ना, निश्चित काल के लिए, मतलब 5 साल के लिए ना, निश्चित काल के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, जिनको हम चुनते हैं, वो शासन करते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिनिधि शासन। अब हिंदुस्तान में आप देखते हो, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रतिनिधि चुनते हैं ना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें मतदान में भाग लेते हैं और 5 साल के लिए किसी प्रतिनिधि को चुनकर हम लोग भेज देते हैं आपका संसद के अंदर में। तो वही बात आपका बोल रहा है, इसी वही होता है प्रतिनिधि शासन, ठीक है ना। मिल प्रतिनिधि शासन प्रणाली को सबसे श्रेष्ठ प्रणाली मानता है। तो ये बात आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि मिल प्रतिनिधि शासन प्रणाली को सबसे श्रेष्ठ प्रणाली मानता है और इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क देता है। क्या तर्क देता है? कि प्रतिनिधि शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। क्या? मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। क्या है आपका? प्रतिनिधि शासन, ठीक है ना। इससे राजनीतिक शिक्षा मिलती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। व्यक्ति स्वयं अपने हितों का निर्णायक होता है, बिल्कुल है भाई। किसी के अंदर व्यक्ति होगा, अब वो ये देखता है कि भाई कौन सा प्रतिनिधि मेरे हितों का संरक्षण करेगा, मेरे हितों की पूर्ति करेगा और उसी को ही वोट देता है, ठीक है ना, उसी को चुनता है। तो क्या हो गया कि व्यक्ति अपने हितों का निर्णायक हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिनिधि शासन, उसके बाद अगला है दोस्तों, प्रतिनिधि शासन में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है।
और व्यक्तित्व के विकास होने के साथ ही क्या होता है, समाज का विकास होता है। जब दोस्तों जब आपको क्या बोलते हैं शासन में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा, आपको अपने प्रतिनिधि संसद में भेजने का मौका मिलेगा, तो आपका क्या होगा कि आप शासन में अपनी भागीदारी महसूस करेंगे। क्या करेंगे, अपनी शासन में भागीदारी महसूस करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि देखो मैंने इस प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजा है। इससे क्या होगा कि फिर आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, और जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तो फिर समाज का भी विकास हो जाता है। ठीक है ना। प्रतिनिधि शासन का संगठन व कार्य जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पे बताता हूँ क्या है। प्रतिनिधि शासन में वो दो तरह के सदन की बात करता है। क्या कहता है, एक उच्च सदन कहता है, एक निम्न सदन कहता है। जैसे हमारे यहाँ पे है, उच्च सदन में कौन है, राज्यसभा है। निम्न सदन में कौन है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है। ठीक है ना, जनता के। ठीक है। उच्च सदन क्या है, इस सदन में राजनीतिज्ञ होने चाहिए। अब मिल कह रहा है, ये कौन बात कह रहा है, ये मिल कह रहा है। मिल क्या कह रहा है कि भाई जो क्या बोलते हैं, उच्च सदन में क्या होने चाहिए, राजनीतिज्ञ होने चाहिए। ठीक है ना, क्या होने चाहिए, राजनीतिज्ञ होने चाहिए। इस सदन का कार्य निम्न सदन पर नियंत्रण रखना है। क्या है, इस सदन का कार्य क्या है, निम्न सदन पर नियंत्रण रखना है। निम्न सदन क्या है भाई, निम्न सदन में साधारण लोग होने चाहिए। क्या होने, साधारण लोग होने चाहिए जो हमारे जरा चुने जाते हैं। ठीक है ना। निम्न प्रतिनिधि सभा वह है जिसमें राष्ट्र के समान राय, समान राय, कई बार होता है वॉइस मिस्टेक हो जाती है, वॉइस कुछ और, वो क्या गूगल कोई कुछ और ही समझ लेता है उसका मतलब। प्रतिनिधि सभा वह है जिसमें राष्ट्र के समान राय के साथ प्रत्येक अंग की राय का प्रतिनिधित्व हो। मतलब भाई प्रतिनिधि सभा वह है कि भाई जिसमें क्या होगा कि सबकी राय, ठीक है ना, सबकी राय ली जाएगी। ठीक है ना, सबकी राय का प्रतिनिधित्व होगा वहां पे। ठीक है ना। अगर मान लो कुछ समाज के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, हमें शिक्षा पे जोर देना चाहिए, हमें शिक्षा में कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसका भी प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमें तो क्या बोलते हैं वो चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, तो उनकी राय का भी प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो खेलकूद स्पोर्ट्स से संबंधित ये इस तरह की सुविधाएं चाहिए, तो उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है ना। तो यही है कि भाई समान राय के साथ प्रत्येक अंग की राय का प्रतिनिधित्व होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब क्या है, प्रतिनिधि सभा का कार्य क्या है, शासन पर नियंत्रण करना है। ठीक है ना। तो प्रतिनिधि सभा का कार्य क्या है, शासन का नियंत्रण व निरीक्षण करना होगा। ठीक है। कानून निर्माण का कार्य प्रतिनिधि सभा का नहीं होगा। मतलब कानून जो है वो प्रतिनिधि सभा नहीं बनाएगी, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कानून नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये भी बात याद रखना। मिल कहता है कि प्रतिनिधि शासन का निर्माण निर्वाचन द्वारा होगा। ठीक है ना। तो ये भी प्रतिनिधि का शासन का निर्माण कैसे होगा भाई, निर्वाचन द्वारा होगा। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे पीछे कि भाई जनता होगी, वो चुनेगी अपने प्रतिनिधियों को। ठीक है ना। इससे लोकतंत्र बहुमत के आधार पर निरंकुशता चल रही है। अभी ये क्या कहते हैं कि भाई जैसे क्या होता है कि भाई अब जैसे मान लो कि किसी हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि भाई जिसको ज्यादा मत मिलते हैं, जिसको बहुमत मिलता है, जिसको बहुमत मिलता है ना, उसकी सरकार बनती है, सरकार उसकी बनती है। सपोज करो किसी को, कई बार ऐसा भी होता है 20% 30% से लोग जो होते हैं पार्टी जीत जाती है और सरकार बना लेती है ना। कितने 32-30% से कोई पार्टी जीत जाती है, सरकार बना लेती है। लेकिन अगर आप 32 और 30 से कंपेयर करोगे तो दोस्तों इसके विपक्ष में कितने वोट पड़े होंगे, आप देखो 68% विपक्ष में वोट पड़े हैं। यहाँ पे 70% वोट पड़े हैं। मतलब कि 70% लोग नहीं चाहते थे कि इसकी सरकार बने, 30% लोग चाहते थे कि उसकी सरकार बने, फिर भी सरकार बन गई। फिर भी सरकार बन गई। तो आप क्या इसका मतलब क्या है कि मतलब ये तो गलत है ना कि भाई 70% लोग नहीं चाहते हैं, 30% लोग चाहते हैं, 30% की सरकार बन गई। तो ये क्या बोलते हैं, इसी को ही क्या कहता है कि भाई बहुमत के आधार। अब क्या होगा कि भाई ये
30% लोग जो होंगे ना ये निरंकुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निरंकुश, 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 ठीक है ना, निरंकुश। ये क्या बोलते हैं, अब क्या होगा कि निरंकुशता का शासन चालू हो जाएगा। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए क्या कहते हैं कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करते हैं, ठीक है ना। मान लो हमारे हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं, 20% मुस्लिम है, ठीक है, आपका 5-6% किसी वो है, और उसी तरह से अलग अलग जाति में बटे हुए हैं। लेकिन किसी तरह से अगर किसी एक का मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ, जो भाई मान लो जैसे कि भारत के चुनाव के अंदर में, ठीक है, क्या है कि भाई जाति की विविधता भी पाई जाती है और धर्म की विविधता भी पाई जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब मान लो जैसे अगर हम इस चीज को देखते हैं कि भाई अब भाजपा है, ठीक है ना, यहाँ कांग्रेस है वगैरह वगैरह, कई सारी पार्टी, कांग्रेस है, सपा है, और भी कई सारी पार्टियां XYZ। आप सपोज करो कि भाजपा को जो ने 30% वोटों से चुनाव जीत लिया, ठीक है ना, 30% वोटों से चुनाव जीत लिया, तो भाजपा क्या करेगी, ये 30% वोट जिस जाति, ठीक है ना, जाति, धर्म, समुदाय, है ना, इनमें से जहां से भी इसको वोट मिले होंगे, ये उनके लिए कानून का निर्माण करेगी, उनके फायदे का सोचेगी, उनके लिए ही विधि का निर्माण करेगी। जब ये करेगी, है ना, तो भाजपा जब करेगी तो क्या होगा, ये बहुमत, अब क्या होगा, अब ये तो बेचारे हैं, किसी को मिला है, किसी किसी इनको मिला, समझ लो महोदय को मिला 25% मिला, इनको 10% मिला, किसी को 5%, किसी को 15% मिला। तो ये क्या हो गया कि भाई अब ये बहुमत का क्या हो जाएगा, बहुमत के आधार पर निरंकुशता भाजपा कहेगी कि भाई मुझे तो बहुमत मिला है, ठीक है ना, क्या मिला है, बहुमत मिला है सरकार बनाने के लिए, बेशक वो 30% है, तो भाजपा कहेगी कि मेरे को तो बहुमत मिला है, मैं तो 30% मुझको वोट मिले हैं, तो ये और ये उन्हीं के लिए कानून बनाती, निर्माण करती है, ये निरंकुश हो जाती है। बाकी जो ये 25% वोटर हैं, 10%, 15%, ये जितने भी है ना, 70% वोटर, इनके लिए कोई खास कानून नहीं बनाती या बनाती ही नहीं है। तो क्या होगा, यही क्या होगा कि लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर निरंकुशता चल रही है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं बहुमत के आधार पर निरंकुशता, ठीक है भाई। आपने किसी को बहुमत मिल गया और वो उस बहुमत का गलत फायदा उठा रहा है और उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचा रहा है जिन्होंने उसको वोट दिया है या जिस समुदाय ने उसको सपोर्ट किया है, बाकियों को दरकिनार कर रहा है, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, बहुमत के आधार पर निरंकुशता, ठीक है ना। को समाप्त करने के लिए, ठीक है ना, इसको समाप्त करने का कहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में मिलने बताया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये दो प्रकार की होती है, सूची प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली। मैं इनके आपको ना नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना, नोट्स आप देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि सारी चीजें यहाँ एक ही उसमें बताऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी। अब ये क्या है, ये भाई ये प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है कि भाई जो भी समुदाय है, ठीक है, जैसे मुस्लिम है, इनको क्या बोलते हैं, मुस्लिम को इनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, ठीक है ना, जनसंख्या के आधार पर क्या दे दिया, प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। कोई पिछड़े लोग हैं, SC क्लास के हैं, अगर मान लो ये 20% है तो इनको 20% का प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, ठीक है ना। अगर ये 20% है तो 20% का अधिक वो दे दिया जाए। अगर मान लो क्या बोलते हैं, कोई सिख है ना, सिख है, वो उनका अनुपात क्या बोलते हैं, वो आप क्या बोलते हैं, लगभग 5% के आधार पर, तो उनको 5% का प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। तो मतलब जनसंख्या के आधार पर जो जिस जनसंख्या में हो, उसी आधार पर उनको क्या दे दिया जाए, प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। इसको कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मतलब जिस अनुपात में जो है उसको उसी अनुपात में क्या बोलते हैं, उसी आधार पर उसी अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, ठीक है ना। कोई अगर किसी का अनुपात कम है तो उसको कम प्रतिनिधित्व मिलेंगे, किसी को ज्यादा है तो उसको ज्यादा मिलेंगे। कहने का मतलब
ये है, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। अब किस किस को देता है ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता जो शिक्षित है, ठीक है ना, शिक्षित जनता को देता है, बुद्धिमान है, ठीक है, और राजनीति के प्रति जागरूक है, उनको वोट का अधिकार देता है, ठीक है ना। किसको देता है? जो शिक्षित है, बुद्धिमान है और राजनीति के प्रति जागरूक है, उनको वोट का अधिकार देता है मिल, ठीक है ना। अब क्या कहता है? जनता जो निरक्षर है, अज्ञानी है, उनको मत के अधिकार से वंचित कर देता है। क्या करता है? जो जनता निरक्षर है, अज्ञानी है, उनको मत के अधिकार से वंचित कर देता है, कि अर्थात वो मत नहीं दे सकते। अब देखो दोस्तों, ये क्या है कि मिल एक तरह से स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक है, ठीक है ना। क्या है? स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि निरक्षर अज्ञानिकों को मताधिकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसके विचार में विरोधाभास है, इस आधार पे इसकी आलोचना भी होती है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह टैक्स देता है, उसकी सार्वजनिक कार्यों में रुचि है, अतः संपत्तिशाली लोगों को मत का अधिकार अनिवार्य है, ठीक है ना। संपत्तिशाली जो टैक्स देता है उसके लिए मस्ट इंपोर्टेंट कहता है, ठीक है ना। मिल क्या कह रहा है कि मतदान को पवित्र अधिकार कहता है और सार्वजनिक कर्तव्य बताता है। क्या? सार्वजनिक क्या बताता है? सार्वजनिक कर्तव्य बताता है। मिल सार्वजनिक व खुले मतदान का समर्थन करता है। दोस्तों ये याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है कि मिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। तो उसमें एक आधा कथन होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है ना। वो बोलता है गुप्तदान मतदान से भ्रष्टाचार, प्रलोभन और अनैतिक आचरण पनपता है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि इसके विपरीत बैंथम क्या कहता है? बैंथम और जेम्स मिल ने गुप्त मतदान का समर्थन किया है, ठीक है ना। इसका गुप्त मतदान मतलब जैसे हिंदुस्तान में क्या प्रचलित है दोस्तों? गुप्त मतदान प्रचलित है, ठीक है ना। तो उसका विरोध करता है। वो कहता है कि भाई चोरी से चुपके से अगर होगा क्या कि भाई कोई मैं किसी और से पैसे ले लूंगा, वोट किसी और को दे आऊंगा, ठीक है। और वोट दिलाने के बाद अगर किसी और की गवर्नमेंट बन गई तो मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा और उससे कहूंगा कि सर मैंने तो आपको वोट दिया था, लाओ मेरा ये वाला काम करवा दो, ठीक है ना। अनैतिक आचरण हुआ ये एक प्रकार से, ठीक है ना। बहुल मतदान, ठीक है। बहुल मतदान क्या है दोस्तों? ये देखो, मिल सबको समान वोट के समान अधिकार को झूठा लोकतंत्र कहता है। मतलब सबको, मतलब एक व्यक्ति एक वोट, इसको क्या कहता है? झूठा कहता है। क्या कहता है इसको? झूठा लोकतंत्र। क्या कहता है? झूठा लोकतंत्र कहता है। अब क्या कहता है वो कि मतलब एक आदमी है उसको एक ही वोट, ये गलत, इसको झूठा लोकतंत्र कहता है। उसके अनुसार क्या होता है कि भाई जो पढ़े लिखे और संपत्तिशाली लोग हैं उनको तो ज्यादा वोट मतदान, उनको बहुल मतदान, ज्यादा मत डालने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुल मतदान का समर्थन करता है, देखो दोस्तों, ठीक है ना। बहुल मतदान अर्थात जिसके पास अधिक संपत्ति व शिक्षा है उसको अधिकतम मतों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर क्या बोलते हैं, गरीब, सॉरी, कोई गरीब है प्लस में अनपढ़ है, तो इसको तो कहता है कि मतदान मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कोई थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसको एक वोट दे दो। कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ा है प्लस में थोड़ी संपत्ति है, उसको 2 वोट दे दो। कोई ज्यादा पढ़ा प्लस में ज्यादा संपत्ति, ये भूकंप आ रहा है क्या? ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे सब कुछ हिल रहा है? जो कोई ज्यादा पढ़ा और ज्यादा संपत्ति है तो उसको 4 वोट दे दो, ठीक है ना। यही है बहुल मतदान कहते हैं, इसी को ही बहुल मतदान कहते हैं। तो इसी चीज का वो समर्थन करता है, ठीक है ना। किसका समर्थन करता है? बहुल मतदान का समर्थन करता है। तो ये बात भी याद रख लेना आप मिलकर उसमें, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना। तो आप इनको याद रखना। मिल क्या कहता है? मिल विधि आयोग का वर्णन करता है। क्या दोस्तों? विधि आयोग का। प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन करना नहीं है, ठीक है ना। क्या है? प्रतिनिधि सभा क्या करेगी? निरीक्षण करेगी और उसकी जांच पड़ताल करेगी आपकी, ठीक है ना, शासन की।
शासन करने के लिए योग्यता आवश्यक है। क्या है? योग्यता आवश्यक होती है। प्रतिनिधि सभा का कार्य सरकार का नियंत्रण, क्या करना है? सरकार का नियंत्रण व निरीक्षण करना है। इसलिए मिल ने विधि निर्माण का कार्य विशिष्ट आयोग के सदस्यों को सौंपता है। यह लोक सेवा से संबंधित होते हैं, मतलब लोक सेवा, ये विशेष पेशेवर होते हैं, इसी चीज की पढ़ाई करते हैं, लोक सेवा से संबंधित होते हैं ये लोग। ये लोक सेवक विधि का निर्माण कार्य करेंगे। प्रतिनिधि सभा लोक सेवक द्वारा बनाए गए विधियों को पारित करेगी। मतलब ये लोक विधि से जो आपका लोक सेवा के लोग जो ये सदस्य होंगे, ठीक है ना, विशिष्ट आयोग के जो सदस्य होंगे, ये क्या करेंगे? कानून का निर्माण करेंगे, उसको फिर प्रतिनिधि सभा क्या करेगी? उसको पारित करेगी, उसको संसद में लेके जाया जाएगा, संसद पे बहस होगी, चर्चा होगी, वो पास हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो कानून बन जाएगा। संसद के सदस्यों का वेतन नहीं हो दिया जाना चाहिए, वरना यह व्यवसाय में बदल जाएगी। वो कहता है कि भाई इसको वेतन दे दिया ना इन लोगों को, तो क्या होगा कि ये लोग व्यवसाय समझ लेंगे इसको, इसीलिए इनको वेतन नहीं मिलना चाहिए। अब क्या है? मिल के कल्याणकारी राज्य या सकारात्मक उदारवाद संबंधी विचार है, ठीक है ना। मिल पहले व्यक्तिवादी यानी हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति क्या थे? मिल क्या थे? व्यक्तिवादी थे। क्या थे? व्यक्तिवादी थे, व्यक्ति के बारे में सोचते थे और अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं। ये हस्तक्षेप नहीं, अहस्तक्षेप है दोस्तों, अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं। मतलब राज्य को क्या करना चाहिए कि भाई व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, खाली बाहरी आक्रमण और अंदरूनी शांति व्यवस्था को बना के रखना चाहिए, ठीक है ना। परंतु बाद में क्या होता है? प्रतिनिधि शासन और कल्याणकारी राज्य का समर्थन करने लगते हैं, ठीक है ना। तो आरंभ में क्या थे? मिल आरंभ में क्या थे? नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक बने, ठीक है ना। और बाद में क्या बने? बाद में सकारात्मक स्वतंत्रता के, ठीक है ना। मिल ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना आप कि फर्स्ट एडिशन में समाजवाद की आलोचना की है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिल ने अपनी कौन सी पुस्तक में समाजवाद की आलोचना की है, तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। और दूसरी क्या है? परंतु इसी पुस्तक के आखिरी एडिशन जो 1866 में मिला है, उसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि संपत्ति के अधिकार को किस रचना के अंदर उसने सीमित किया है, तो वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का आखिरी एडिशन जो था, ठीक है। अब क्या कहते हैं? मिल एक बात कहता है कि भाई जो भूस्वामी की आय दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है, इस पर अतिरिक्त आय व टैक्स लगाकर कामगारों के कल्याण में पैसा लगाने की वकालत की है मिल ने, ठीक है। मिल क्या कहता है कि भाई ये जो लोग पैसे वाले हैं, भूस्वामी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? रात दुनी दिन चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, मतलब इनका पैसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना की स्पीड से बढ़ रहा है। इन लोगों पर क्या करना चाहिए? अतिरिक्त टैक्स लगा देना चाहिए, और उस टैक्स से जो पैसा मिलता है वो कामगारों के कल्याण में लगाना चाहिए, जैसे कि उनके लिए हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, ठीक है, और मनोरंजन के कुछ वो बनवा दो। ये सब कहता है मिल कहता है, ठीक है ना। मिल ही ऐसा पहला उदारवादी था जिसने पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में व्यक्ति और राज्य के परस्पर संबंधों के बारे में अध्ययन किया और कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य का हस्तक्षेप उचित है। मतलब मिल ऐसा था कि जिसने पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में व्यक्ति और राज्यों के संबंध जो है ना, व्यक्ति और राज्य का क्या संबंध होना चाहिए, उसका अध्ययन किया और ये कहा कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। क्या है? राज्य का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। और उसने और एक क्या कहा कि जब भूमि उद्योग ज्ञान विज्ञान पर एकाधिकार, मतलब किसी एक का अधिकार स्थापित हो जाएगा तो राज्य को क्या करें? तटस्थ होकर मतलब अपने आप को आगे लाते हुए निर्धन के कल्याण के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि भाई अगर भूमि उद्योग ज्ञान विज्ञान और पर क्या बोलते हैं किसी एक ही आदमी का एकाधिकार हो जाएगा तो क्या होगा कि जो निर्धन लोग हैं वो पिछड़ जाएंगे, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, उनकी हालत दयनीय हो जाएगी। इसलिए राज्य को क्या करना चाहिए
कि भाई हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है ना। और क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, उत्तराधिकार पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ठीक है ना। एकाधिकार पर राज्य का कंट्रोल होना चाहिए, कार्य के घंटे निश्चित होने चाहिए कि भाई कारखानों में कितनी देर काम करना है, कारखानों में कम उम्र के बच्चों से कार्य लेने की मनाही होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है, मिल के भूमि सुधार संबंधी विचारों से प्रभावित होकर फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना। अब स्त्रियों के ऊपर भी मिल ने अपने विचार दिए हैं, ठीक है ना। तो स्त्रियों की पराधीनता पर मिल के विचार है। मिल स्त्रियों की पर अपने विचार, अपनी रचना सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में दिए हैं। किसमें दिए हैं दोस्तों, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्वतंत्रता संबंधी विचार किसमें, ऑन लिबर्टी में, ठीक है ना। और आपका क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि संबंधी विचार आपका कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर में, और स्त्रियों पे विचार किसमें, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के अंदर में, ठीक है ना। तो ये मिलान करने के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब मिल पे ही 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। या ये कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार असंगत है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आधी मानवता, आधी स्त्री जाति चिरकाल से दूसरी आधी मानव पुरुष जाति की प्राधान्यता में रखा जाता है। मतलब मिल ये कहता है कि भाई आधी मानवता, मतलब आधी मानवता भाई आधे ऊपर वाले ने आधी स्त्रियां बनाई हैं, आधे पुरुष बनाए हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या आधी स्त्रियां बनाई हैं, आधे पुरुष बनाए हैं। तो कहते हैं कि भाई चिरकाल से जो एक आधी जाति स्त्री है उसको दूसरी आधी जाति पुरुष के अधीन में क्यों रखा जाता है, ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या कहते हैं मिल, चाहे प्राथमिकता कानून के माध्यम से दी है। मिल कहता है कि चाहे प्राथमिकता कानून के माध्यम से है, चाहे इतिहास के माध्यम से। इसकी उपयोगिता क्या है कि भाई चलो मैं मानता हूं कि भाई कानून ने क्या रखा है कि भाई स्त्री क्या बोलते हैं, पराधीन है या पुरुषों से कमजोर है, पुरुषों के अधीन रखना चाहिए, ठीक है, या उनको अधिकार नहीं देने चाहिए, ठीक है। मिल कहता है ठीक है कि आप पुरुषों को प्राथमिकता दे रहे हो, ठीक है ना, चाहे कानून के माध्यम से दो, चाहे इतिहास के माध्यम से। मतलब कानून कहता है कि भाई पुरुष जो है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, या इतिहास कहता है कि पुरुष को क्या बोलते हैं, प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है ना, इसकी उपयोगिता क्या है। तो मिल यहाँ पे ये क्वेश्चन निकाल के रखता है, ठीक है ना। मिल के अनुसार स्त्रियों की पराधीनता ये दोस्तों, पराधीनता क्या कहता है कि मिल के अनुसार स्त्रियों की पराधीनता को किसी भी आधार पर उचित ठहराया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही दोस्तों है कि प्रकृति ने स्त्री पुरुष सबको बराबर बनाया है, इसको किसी भी आधार पर, शारीरिक आधार पर, जैव वैज्ञानिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, कानूनी आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्त्रियां भी पुरुष के बराबर हैं और स्त्रियों को भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलने हैं, ठीक है ना। मिल कहता है कि मैं मानता हूं, क्या मानता है जी, जीव वैज्ञानिक आधार पर स्त्री और पुरुष के में शारीरिक बनावट को लेकर है। मतलब आप इस आधार पे तो देखो डिफेंस कर सकते हो कि भाई स्त्रियों की शारीरिक बनावट और पुरुषों की शारीरिक बनावट अलग अलग है, ठीक है ना। आप इस आधार पे तो आप स्त्री और पुरुष में भिन्नता कर सकते हो कि भाई स्त्रियों की शारीरिक बनावट अलग होती है, पुरुषों की शारीरिक बनावट अलग होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई स्त्रियों को आप सार्वजनिक कार्यों से दूर रखो या फिर उसको राजनीतिक अधिकारों से दूर रखो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता, शारीरिक बनावट है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप उस आधार पे क्या स्त्रियों को सार्वजनिक कार्यों से और क्या बोलते हैं आपका राजनीतिक कार्यों से, अर्थात राजनीतिक कार्यों का तात्पर्य है मतदान का अधिकार, अपने चुनाव में खड़े होने का अधिकार, इन सब चीजों से दूर नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। और मिल का मानना है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए, ठीक है ना। और इनकी एक मिल की वाइफ थी, ठीक है ना, क्या नाम था उनका, हैरियट मिल, शायद हैरियट मिल, ठीक है ना। तो हैरियट मिल, इनकी एक जो हैरियट मिल थी, तो आपका ये जो थे आपके मिल जो थे ना, मिल महोदय, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी।
तो इस पुस्तक को मिल ने हैरियट मिल के सहयोग से लिखी थी। हैरियट मिल के सहयोग से लिखी थी। तो मिल कहीं ना कहीं स्त्रियों के बताने की, मतलब इससे ये साबित हुआ है कि भाई देखो उसमें स्त्री में कितनी काबिलियत है कि उसने मेरे एक बुक लिखने में, एक बढ़िया महान बुक लिखने में मेरी सहयोग की है। तो मिल क्या कहते हैं, इस आधार पे कहते हैं कि स्त्रियों को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद ये भाग 2 भी यहाँ पे हो गया दोस्तों कंप्लीट। क्या हो गया, भाग 2, ठीक है ना। ये जेएस मिल का भाग 2 था, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपके देखो मैंने आपको बहुत सारे इसके अंदर दे दिए क्वेश्चन, यहाँ से बहुत अच्छे बन के आएंगे और 100% मिल से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये पहला क्या बोलते हैं सकारात्मक उदारवादी विचारक था, जिसने क्या बोलते हैं और जो नकारात्मक होने के बाद सकारात्मक बनाए। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और दोस्तों भाग 2 है, मैं इसके क्वेश्चन पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है @पॉलिटिकल सॉल्यूशन यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। आप में से किसी को अगर मेरा ये चैनल नहीं मिल रहा है तो आप 9910810705 पे आप कांटेक्ट करके कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। इसके अलावा मेरा एक ग्रुप भी है, ठीक है ना, जो है आपका प्लेटो टू रोल्स। आप वहां पे भी कोई डाउट है, कोई वो है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। कुछ देर बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके यूट्यूब चैनल @पॉलिटिकल सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद।